नमस्कार। चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी दौर में जहां सिर्फ एक धातु की खोज ने सब कुछ बदलकर रख दिया। हम ये समझेंगे कि कैसे पूर्व वैदिक काल का जो सरल जीवन था वो उत्तर वैदिक काल के एक जटिल समाज में तब्दील हो गया। ये कहानी है उस जबरदस्त बदलाव की जिसे लोहे ने गढ़ा था। तो सोचने वाली बात है ना, कि क्या वाकई एक धातु में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरी सभ्यता का नक्शा ही बदल दे। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस बदलाव की हर परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं पूर्व वैदिक दुनिया में। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जहां लोगों के लिए धर्म का सीधा मतलब था प्रकृति की पूजा। बारिश, आग, हवा, हर कुदरती ताकत अपने आप में एक देवता थी, जिसका अपना एक रूप था, अपना एक महत्व था। उस दौर के जो देवता थे वो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए थे। सबसे बड़े देवता थे इंद्र, बारिश और तूफान के देवता, जिन्हें पुरंदर भी कहते थे, मतलब किलों को तोड़ने वाला। उनके बाद थे अग्नि, जो इंसानों और देवताओं के बीच मैसेंजर का काम करते थे। फिर वरुण थे पानी के देवता, मित्र हवा के, और पूषण जानवरों के देवता थे। अदिति और उषा जैसी देवियों की भी पूजा होती थी। अब इंद्र कितने जरूरी थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ऋग्वेद में 250 से भी ज्यादा सूक्त सिर्फ उन्हीं को समर्पित हैं। वो देवताओं के राजा थे, युद्ध के देवता थे, और एक कबीलाई समाज के लिए जो हमेशा लड़ाइयों में उलझा रहता था, एक ताकतवर युद्ध देवता से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता था। इंद्र के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। ऋग्वेद में 200 से भी ज्यादा बार उनका जिक्र है। वो सिर्फ आग नहीं थे, बल्कि यज्ञ का केंद्र थे, एक ऐसा पवित्र जरिया जिससे इंसान अपनी आहुतियां देवताओं तक पहुंचाता था। मतलब अग्नि के बिना देवताओं से कनेक्शन नामुमकिन था। और उस दौर में ना पूजा का मकसद बहुत प्रैक्टिकल था। लोग मोक्ष या अध्यात्म के लिए नहीं, बल्कि सीधी सादी दुनियावी चीजों के लिए यज्ञ करते थे। उनकी प्रार्थनाएं होती थी अच्छी फसल के लिए, ढेर सारे मवेशियों के लिए, और हाँ, युद्ध में जीत के लिए। जीवन का सेंटर पॉइंट था भौतिक सुख समृद्धि। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसी तकनीकी चिंगारी भड़की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, और ये थी लोहे की खोज, जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। तो इस लोहे ने सब कुछ कैसे बदल दिया? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब ये धातु मिली तो उससे बने पहले से कई ज्यादा मजबूत और धारदार औजार। इन कुल्हाड़ियों से गंगा के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। अब खेती के लिए मिली नई उपजाऊ जमीन, जहां चावल जैसी फसलें उगाई जाने लगी, और नतीजा, इतिहास में पहली बार कृषि अधिशेष यानी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ। और बस इसी कृषि अधिशेष ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रख दी। जब पेट भरने की चिंता खत्म हुई और लोग एक जगह टिककर खेती करने लगे, तो समाज में शक्ति के नए केंद्र उभरे, राजा और पुजारी। ये बदलाव जमीन आसमान का था। देखिए, पहले राजा सिर्फ अपने कबीले यानी जन का मुखिया होता था, जिसकी शक्ति पर सभा और समिति जैसी संस्थाएं कंट्रोल रखती थीं। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में राजा एक तय इलाके यानी राष्ट्र का मालिक बन गया। अब उसका काम सिर्फ कबीले की रक्षा करना नहीं, बल्कि खेती की जमीन पर कंट्रोल रखना था, और इस काम में उसकी मदद सभाएं नहीं, बल्कि पुजारी वर्ग कर रहा था। अब देखिए, जब राजा इतना ताकतवर हो गया तो उसे अपनी पावर को एक तरह से डिवाइन सैंक्शन यानी दैवीय स्वीकृति भी तो दिलवानी थी। यहीं पर पुजारियों की भूमिका बहुत जरूरी हो गई। उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल यज्ञ करवाने शुरू कर दिए, जिनका एक ही मकसद था, राजा की सत्ता पर देवताओं की मोहर लगाना, ताकि उसकी शक्ति पर कोई सवाल ही ना उठा सके। अश्वमेध यज्ञ इस नई शक्ति का सबसे बड़ा शो ऑफ था। जरा सोचिए, एक राजा अपने सबसे अच्छे घोड़े को साल भर के लिए आजाद छोड़ देता। वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता, वहां के राजा को या तो उसकी अधीनता माननी पड़ती या फिर युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता, और आखिर में उस घोड़े की सैकड़ों दूसरे जानवरों के साथ बलि दी जाती थी। ये सिर्फ एक यज्ञ नहीं था, ये राजा की ताकत और उसके इरादों का खुला ऐलान था। और जब राजनीति और अर्थव्यवस्था बदलती है तो समाज भला कैसे अछूता रह सकता है। इस नए दौर ने सामाजिक ताने बाने को भी पूरी तरह से भूनकर रख दिया। नए नियम बने, रिश्ते बदले,
और समाज में ऊंच नीच की एक नई व्यवस्था बन गई। इस बदलाव का एक दुखद पहलू था महिलाओं की स्थिति में आई गिरावट। जहां पूर्व वैदिक काल में महिलाएं राजनीतिक सभाओं में हिस्सा ले सकती थीं, अब उन्हें पब्लिक लाइफ से दूर कर दिया गया। जब समाज खेती पर आधारित हुआ और जमीन एक निजी संपत्ति बन गई, तो वंश और उत्तराधिकार को कंट्रोल करना जरूरी हो गया। अपनी पसंद से शादी करने की आज़ादी कम हो गई और उनकी भूमिका घर तक सिमटने लगी। इसी दौरान गोत्र का सिस्टम भी मजबूत हुआ। अब ये गोत्र क्या था? इसका मतलब था एक ही पूर्वज से जुड़ा हुआ वंश। पुजारियों ने नियम बनाया कि शादी अपने गोत्र के बाहर होनी चाहिए। इसका एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मकसद भी था। अलग अलग वंशों के बीच शादी ब्याह के रिश्ते बनाकर पॉलिटिकल अलायंस को मजबूत करना। और शायद इस युग का सबसे दूरगामी सामाजिक बदलाव था वर्ण व्यवस्था का और ज्यादा कठोर हो जाना। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया। आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, ये जन्म पर आधारित एक सामाजिक हायरार्की थी जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि कौन क्या करेगा और समाज में किसका क्या दर्जा होगा। जब जमीन पर समाज इतना बदल रहा था, तो आसमान में देवताओं का स्थान भी बदल रहा था। लोगों की बदलती जरूरतों ने, कह सकते हैं, देवताओं की दुनिया में भी एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इंद्र और अग्नि जैसे प्रकृति के देवता अब धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले गए। उनकी जगह ले ली प्रजापति ने, जिन्हें सृष्टि का रचयिता यानी क्रिएटर माना गया। पूजा का तरीका भी बदल गया। सरल प्रार्थनाओं की जगह अब बड़े बड़े और मुश्किल यज्ञों ने ले ली। हालांकि मकसद अभी भी ज्यादातर भौतिक लाभ ही था, लेकिन हाँ, अब आध्यात्म की एक हल्की सी झलक दिखने लगी थी। और प्रजापति के साथ साथ रुद्र, जो बाद में शिव बने, और विष्णु, इनका महत्व भी बढ़ने लगा। एक तरह से यहीं पर भविष्य के हिंदू धर्म के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो अवधारणा है, उसके बीज बोए जा रहे थे। ये एक नए धार्मिक युग की शुरुआत थी। तो हमने देखा कि कैसे लोहे ने एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लेकिन साथ ही एक ज्यादा कठोर और जटिल समाज को जन्म दिया। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी कोई व्यवस्था बहुत सख्त हो जाती है, तो उसे चुनौती देने के लिए नए विचार और नए दर्शन भी जन्म लेते हैं। तो सवाल ये है कि इस यज्ञ, कर्मकांड और वर्ण पर आधारित समाज को चैलेंज करने के लिए कौन सी नई विचारधाराएं उभरेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले युग में मिलना था। उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगली बार। आज के इस सफर को यहीं समाप्त करते हैं। हम अगली कक्षा में मिलेंगे।